बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारा हाउ टू राइट रिसर्च पेपर का सेकंड सेशन है। प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने रिसर्च पेपर के हवाले से जो अहम तरीन एलिमेंट्स थे जिनका होना ज़रूरी है इस रिसर्च पेपर में या थीसिस के अंदर, कि जब हमारा रिसर्च पेपर या थीसिस जब हम लिख रहे होते हैं तो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको शामिल करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, और उसी बुनियाद पर जो है हमारा पेपर न सिर्फ एक्सेप्ट होता है बल्कि अच्छे जर्नल्स में पब्लिश भी हो जाता है। प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से हमने बात की, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च पे बात की, 5 एलिमेंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पे बात की। इसके अलावा रिसर्च क्वेश्चंस को कैसे डेवलप किया जाता है, और फिर इसके अलावा हमने मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स के ऊपर डिस्कशन किया कि किस किस्म के हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स होते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च के हवाले से, या जो हमें रिसर्च के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो एक नयापन लाने के लिए, कंट्रीब्यूशन लाने के लिए जो हमें एक अपनी मेथोडोलॉजी को बेहतर करना पड़ता है, उसका कैसे तरीका होता है, वो बहुत ही हमने अच्छी खासी डिटेल में डिस्कशन की थी। आज उसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे लिटरेचर सर्वे के हिसाब से, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द लिटरेचर सर्वे? लिटरेचर सर्वे आमतौर पे या यूं कहें कि बुनियादी तौर पर सबसे अहम तरीन जो है वो रिसर्च का पार्ट होता है। ये बॉडी ऑफ नॉलेज कहलाता है। ये बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों कहलाता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि लिटरेचर सर्वे के अंदर एक अच्छा रिसर्चर जो होता है वो अपनी रिलेवेंट लिटरेचर से रिलेवेंट रिसर्च लिटरेचर को पहले एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है, उसे पढ़ता है, और उसे पढ़ने के बाद वो एक ऐसे नतीजे पे पहुंचता है क्रिटिकल रिव्यू के जरिए कि जिससे वो अपनी रिसर्च के नेक्टर को अप्रोच करता है। जैसे कि मैंने नेक्टर ऑफ रिसर्च लास्ट सेशन में आप लोगों से डिस्कस किया था कि नेक्टर ऑफ रिसर्च जो होता है वो मतलब अ फनल अप्रोच, जो पूरा ओवरऑल रिसर्च पूरा करके और सारे एस्पेक्ट्स को लर्न करके उनको डील करके फाइनली जो उनको एक एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक कतरा जो होता है जिसकी सबसे ज्यादा हैसियत होती है, जो सबसे ज्यादा जो है वो अपनी हैसियत से ज्यादा यानी जो पूरी रिसर्च के अंदर करने के बाद जो आखिर में जो हमारे पास एक एक खालिस कतरा जो रिसर्च को जिसके बारे में कहा जाता है कि हाँ ये है वो जो पूरी रिसर्च से हमने हासिल किया, तो वो लिटरेचर सर्वे के एब्जॉर्ब करने से आता है। अब लिटरेचर सर्वे को कई मुख्तलिफ ऑथर्स, मुख्तलिफ टीचर्स, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, और सबका डेफिनेटली अपना तरीका भी है। वो कुछ बहुत ज़बरदस्त होता है, कुछ जो है वो एवरेज बेसिस पे इसको लेके चल रहे होते हैं। लेकिन लिटरेचर सर्वे जो है या रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है, इसकी बड़ी हैसियत होती है। ये हैसियत इसलिए ज़्यादा होती है कि जब आप अपनी थीसिस को डिफेंड कर रहे होते हैं, खास तौर पर थीसिस की, क्योंकि रिसर्च पेपर तो आप डिफेंड नहीं करते आमतौर पे, लेकिन थीसिस जो है वो डिफेंड हो रही होती है। उस दौरान एक रिसर्चर के पास उसकी फील्ड से रिलेटेड पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज उसको नहीं होगी तो वो अपने काम को सही तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक बड़ी अहम बात नोट करवाई थी आप लोगों को कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा अहम तरीन पार्ट होता है कि आप कभी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देते कि जी फला काम ये कभी भी नहीं हुआ। ये कभी भी अच्छा रिसर्चर या अच्छा ऑथर कभी ये बात नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो लिटरेचर सर्वे करके आया होता है। उसे पता होता है कि जिन फैक्टर्स पे वो रिसर्च कर रहा है माजी में एग्जिस्टिंग थ्योरीज उसे उसके बारे में क्या बात कर रही हैं। अब एग्जिस्टिंग थ्योरीज में अगर उस चीज के हवाले से कहीं जिक्र आ गया और वो उस रिसर्चर के पढ़ने में नहीं आया और वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे बैठा, तो पूरी की पूरी रिसर्च जो है वो उसकी खत्म हो जाती है, उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। और एक रिव्यूअर के लिए फिर ये चीज जो है, जो उसके पेपर को रिव्यू कर रहा होता है, वो ये समझ जाता है कि इस पे काम किया जा सकता था लेकिन रिसर्चर ने उसको तसल्ली से काम नहीं किया और यही वजह के काम खराब हुआ। तो लिटरेचर सर्वे बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसकी मैं एक बेस्ट एग्जांपल जरूर दूंगा कि आमतौर पर आप लोगों ने मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन सुनी होंगी। मैं इसमें एग्जाम्पल दूंगा, डॉक्टर जाकिर नाइक की एग्जाम्पल दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को अमूमन जिन लोगों ने अगर सुना है, मैं बिल्कुल रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा, मैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। तो आपने उनको देखा होगा कि उनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है कि वो किसी भी रिलीजन की बुक को रेफर करते हैं और उसको उसके पेज नंबर के हवाले से रेफर करते हैं, उसको उसके चैप्टर्स के हवाले से रेफर करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उन्होंने प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट किया होता है, उसको समझा होता है, पढ़ा होता है।
अब ये चीज एक अच्छे रिसर्चर की निशानी होती है कि उसे पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है उससे रिलेवेंट लिटरेचर जो भी एग्जिस्ट करता है वो क्या कहता है और आज के टाइम पे क्या कहता है। और लिटरेचर सर्वे में जो सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज होती है उसका एडवांस होना। अब आप अगर आज के दौर में 2020 में कोई रिसर्च कर रहे हैं और आप 1970 या 1980 के रिसर्च पेपर्स उठाएंगे तो पेपर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन 1980 के बाद या और 2020 के दरमियान 30 साल का गैप है। 30-40 साल का गैप जो है इसके अंदर तो कई रिसर्चेज हो चुकी होंगी। तो लिटरेचर सर्वे में जो सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है वो इस बात का रखा जाता है कि जो आप लिटरेचर अपने लिए अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी थीसिस के लिए या अपने रिसर्च पेपर के लिए उसका एडवांस होना बहुत जरूरी है। यानी वो इन्फॉर्मेशन जो आज से 6 माह पहले, 8 माह पहले या साल भर पहले, 2 साल पहले, या कोशिश ये की जाए कि 5 साल से ज्यादा पुराने रिसर्च पेपर्स ना हो कम से कम। अब क्योंकि मौजूदा दौर में आप जैसे जिस तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है तो कोई भी फील्ड अब ऐसी नहीं आप समझते कि जिसमें काम ना हो। आप इंटरनेट पे बैठते हैं और जैसे ही आप गूगल करते हैं रिसर्च पेपर्स को तो आपको उससे रिलेटेड लिटरेचर मिल ही जाता है। इसका मतलब है कि लोगों का फोकस, दुनिया भर का फोकस हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड से रिलेटेड रहता है। तो इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप लिटरेचर सर्वे कर रहे हो अपनी रिसर्च के लिए, अपनी थीसिस के लिए, तो उसके अंदर एक तो रिलेवेंस आपके काम से हो। ऐसा ना हो कि आप बात ईरान की कर रहे हैं और लिटरेचर जो है वो तुर्की की बात कर रहा है। आपका जो लिटरेचर है वो बहुत रिलेवेंट हो आपके काम से, प्लस उसके अंदर एडवांसमेंट हो, यानी वो ज्यादा पुराने पेपर्स ना हो, नए पेपर्स हो। और थोरो रिव्यू जो है वो जरूरी है। थोरो रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे एक रिसर्च पेपर को एक पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि एक अच्छा रिसर्चर पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है, एक अच्छा रिव्यूअर पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है। तो जब आप किसी भी रिलेवेंट पेपर को पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि रिसर्च जो है एक बड़ी बोरिंग एक्टिविटी है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे तो समझ तो आना दूर की बात है, ये आप शायद आपको देखते ही जो है ना इट इज लाइक अ चाइनीज, कि वो चाइनीज बन जाए आपके लिए। तो इसलिए रिसर्च के लिए पहले आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। और लिटरेचर सर्वे एक सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन प्रैक्टिस होती है क्योंकि इसमें आपको पेशेंस बहुत चाहिए। वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना होता है कि जो एग्जिस्टिंग पेपर आप पढ़ रहे हैं 10-12-15 पेज का, तो उस पेपर को लिखने का रीजन क्या था, उसने किन रैशनल्स पे वो रिसर्च की और उस रिसर्च से उसके क्या आउटकम्स आए। तो थॉरोली रिव्यू होना बहुत जरूरी है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि थॉरो रिव्यू के तरीकेकार क्या होते हैं। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई भी रिसर्च पेपर जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके पढ़ने के पीछे रीजन ये होता है कि आप उससे एक तो न सिर्फ उससे आप सपोर्ट ले रहे होते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो माजी में फला ने भी किया, दूसरे ने भी किया, तो उसके रेफरेंस आप कोट कर रहे होते हैं। जो सबसे अहम तरीन चीज होती है कि उसके जरिए आपको आपके रिसर्च की जो जो गैप है आपके रिसर्च का वो आप आइडेंटिफाई करने में कामयाब होते हैं। एक अच्छे, अगर आपका रिव्यू आपका अच्छा है और उस गैप के जरिए आपको पता चलता है कि आपकी रिसर्च में और उस एग्जिस्टिंग थ्योरीज में फर्क क्या है। जाहिर है जब फर्क होगा तभी आप अपने रिसर्च को एक डिस्टिंग्विश हैसियत दे सकेंगे। अगर वो फर्क ही नहीं होगा तो फिर उसकी रिसर्च में और आपकी रिसर्च में, तो फिर उसने तो पब्लिश कर लिया, फिर आपके काम का क्या फायदा। तो डेफिनेटली आपके उसके काम में 19-20 का फर्क लाजमी होना चाहिए, और वो 19-20 का फर्क जो है वो क्रिटिकल रिव्यू के बगैर नहीं हो सकता। कि आप थोरली उसके पेपर को पढ़ें, उसके बाद दूसरा पेपर पढ़ें, तीसरा, जब तक आपका वो जो एक थ्रेशोल्ड लेवल है तो वो क्रिएट ना हो जाए, जब सेचुरेशन ना आ जाए आपके काम में कि हाँ जी इन 10 पेपरों ने तकरीबन मिली जुली बात की है, अब मैं इस बात को करने के काबिल हो गया हूँ कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ये है। सिलेक्शन ऑफ पेपर, जैसे मैंने कहा कि रिसेंट रिसर्चेस का होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि रिसेंट वर्क जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे रहा होता है आपके काम में। कभी कभार आप रिसर्च के दौरान आपको ऐसे भी आउटकम्स आ जाते हैं आपके सामने जो आमतौर पर आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, और फिर वो आपकी रिसर्च को मजीद बेहतर बनाने में भी काम कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उससे डिरेल ना हो, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम भी रही है और ये देखने में भी आई है कि जो उनके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो समहाउ एट द टाइम ऑफ डिस्कशन या कंक्लूजन वो थोड़ा सा डिरेल हो जाता है अपने काम से। तो ये चीज जो है एक रिसर्चर के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि उसे
लाजमी तौर पे अपने रिसर्च से रिलेवेंट रहना पड़ता है। जो चीज़ वो कुछ नए आउटकम्स आ भी जाते हैं, तो उसमें देखना पड़ता है कि वो आउटकम्स कितने उसके काम के साथ जो है वो कोहेरेंस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो फिर उससे बचा जाए। हाँ, लेकिन ये है कि ऐसे आउटकम्स को सेव करें आइंदा की रिसर्चेस के लिए, अगर वो आपके काम से रिलेटेड है, फ्यूचर रिसर्चेस में काम आता है, तो वो चीज़ें आपके फ़ायदे में आती हैं। लेकिन जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो उससे रिलेवेंट नहीं है, तो उसको प्लीज़ उससे थोड़ा दूर रखें। डेवलप अ टेक्सोनॉमी। अब ये टेक्सोनॉमी किस चिड़िया का नाम है, ये तो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में भी बता देता हूँ। ये टेक्सोनॉमी बड़ा ही बेहतरीन काम है, और मुझे भी जब मैं पीएचडी कर रहा था उस दौरान मुझे ये जो है टर्मिनोलॉजी सुनने को आई, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी रिव्यूअर को आपके काम की तरफ अट्रैक्ट करने का। अब टेक्सोनॉमी बनती कैसे है वो तो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ, और जब मैं टेक्सोनॉमी के बारे में बताऊंगा तो आप ये देखें कि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि 10 में से 3 स्टूडेंट्स तो उस चीज़ को अडॉप्ट ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि वो आसान तरीका तो नहीं होता, लेकिन वो लिटरेचर डाइजेशन के लिए बड़ा ही एक बेहतरीन स्टेप होता है, जिससे एक अच्छा रिसर्चर जो है ना वो ये कहता है कि हाँ, अब मुझे एक स्टेप मिल गया, एक टूल मिल गया जिसके ज़रिए मैं अपने काम को भी बेहतर बना सकता हूँ, और मेरे लिए एक एग्जिस्टिंग थ्योरी को पढ़ना, समझना, डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। तो टेक्सोनॉमी जो होती है ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू डाइजेस्ट अ लिटरेचर। अभी आपने जैसे कि मेरे वर्ड से अंदाजा लगाया होगा, डाइजेशन ऑफ लिटरेचर, ये मैंने पिछली वर्कशॉप में भी, जो पिछला हमारा सेशन था उसमें भी मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, डाइजेशन। डाइजेशन आमतौर पे तो खैर कहते हैं हाजमे को, हाँ, और यहाँ पे भी मतलब है हाजमा, कि जाहिर है एक अच्छा रिसर्चर जो होता है वो अपने काम को या वो एग्जिस्टिंग थ्योरी को जब हजम करता है तभी वो एक अच्छा आउटकम लेकर आ सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है, इतनी नॉलेज होती है, जिस बुनियाद पर वो एक अच्छी रिसर्च डेवलप कर लेता है। पीएचडी के दौरान मैंने तकरीबन 750 रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, और उन 750 रिसर्च पेपर्स में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि मेरी ग्रिप बन चुकी थी। जब मैं 500 से ऊपर चला गया था, तो मेरे अंदर उसे पढ़ने का एक जो तरीक़ाकार था वो आ गया था। हर इंसान जो भी जिस तरह की भी डिग्री प्रोग्राम में आता है, कोई भी माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता। मुझे भी मेरे टीचर्स ने सिखाया, और जो सबसे ज़्यादा ज़ोर हमारे यहाँ पाकिस्तान में देना चाहिए, जो मैंने भी अपने टीचर से सीखा, जो हमें पीएचडी के दौरान बोला गया कि लिटरेचर को डाइजेस्ट करना सीखें, कि जो बात एग्जिस्टिंग थ्योरी कर रही है वो कितनी अहम है आपके काम के लिए, और आपके रिलेवेंस आपके काम से कितनी बन रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पेपर को पहले एनालाइज करें, कि उस पेपर में एक तो कौन-कौन से वो सेक्शंस पे बना हुआ है पेपर, उसके अलावा उसकी एनालिसिस में ऐसे कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके काम के हैं। मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो चीज़ आपके काम की नहीं है आपने उसको उठा के इग्नोर कर दिया, क्योंकि सम टाइम आप जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं वो एट द एंड ऑफ द पेपर नज़र आ रही होती है, और फिर वो आपकी समझ में नहीं आती। तो पेपर को तो आपने पूरा पढ़ना है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो जिस इन्फॉर्मेशन को सामने रखते हुए आप उस पेपर को पढ़ रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को आपने एनालिसिस का पार्ट बनाना है, कि जो आपने पेपर के लिटरेचर सर्वे में पढ़ा, मेथोडोलॉजी के अंदर पढ़ा, या उसके डिस्कशंस में पढ़ा, जो भी उस पूरे उसकी प्रॉपर एनालिसिस करें पूरे पेपर की। एक सम सॉर्ट ऑफ पोस्टमार्टम होता है वो। अब डीप नॉलेज ऑफ बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, जैसे मैं भी आपको कह चुका हूँ कि बैकग्राउंड ऑफ स्टडी का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जितना ज़्यादा आप चीज़ के बैकग्राउंड से वाकिफ़ होंगे, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से वाकिफ़ होंगे। जैसे कि पिछले सेशन में डॉक्टर रिजवाना से जब मैं अपना सेशन खत्म हुआ था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक सवाल किया कि आपने हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च स्टेटमेंट में बड़ा छोटा एस्पेक्ट तो बताया, लेकिन ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपने हमें थोड़ा बताया। तो वो ब्रॉडर एस्पेक्ट ये था कि जब मैंने इकोनॉमी का एक जिक्र किया पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसके हवाले से अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो पूरी इकोनॉमी पे एक साथ रिसर्च नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमी मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर बुनियाद रखती है। लेकिन अगर किसी शख्स के पास उस स्पेसिफिक फैक्टर की इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, या मुल्क के हवाले से इंफॉर्मेशन होगी कि मुल्क का कौन सा इदारा क्या काम कर रहा है, किस इदारे में खसारा है, किस इदारे में प्रॉफिट है, उस बुनियाद पर वो एक सारा स्ट्रक्चर डेवलप करता है, और उसका एक बैकग्राउंड डेवलप करता है। उसको एक पता होता है कि किस चीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, किस चीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है,
मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो उसके पीछे क्या वजूहात है, या अगर पाकिस्तान में जो है वो इन्फ्लेशन हाई है तो उसकी क्या वजह है, वगैरह वगैरह। मैंने ये चीज बात वहाँ उनसे डिस्कस की। तो ये कहने का मकसद ये कि जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होती है काम की, जब आप रिसर्च की बैकग्राउंड से वाकिफ होते हैं, आप काम के बैकग्राउंड से वाकिफ होते हैं, तो आप एक अच्छे, न सिर्फ अच्छे रिसर्चर तस्वुर किए जाते हैं, बल्कि जब आप अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है कि आप जो रिसर्च कर रहे होते हैं उससे आउटकम्स आपके लिए निकालना बहुत आसान होता है। आपको नए एवेन्यूज मिलते हैं उस रिसर्च से रिलेटेड, प्लस आप फ्यूचर रिसर्चेस के अंदर मजीद एक्सटेंशन देने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन बैकग्राउंड के अंदर आपकी ग्रिप होना जरूरी है। मैंने जो डॉक्टर जाकिर नाइक की मिसाल दी उसके पीछे रीजन ये था कि उन्होंने जब भी उनकी कोई प्रेजेंटेशन आप अगर कभी किसी का देखना हो तो आप हमेशा देखें कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, और उनसे कोई भी सवाल किया जाता है तो उनके पास बड़ा ही स्पेसिफिक जवाब होता है और बड़ा ही एक्यूरेट जवाब होता है। तो उसकी रीजन यही होती है कि आप जो हैं वो इतनी स्टडी करके आए हुए होते हैं, आपके पास इतनी बैकग्राउंड नॉलेज होती है कि आप रिसर्चर से जब सवाल करते हैं तो आपके पास बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दलील के साथ जवाब होता है। जो दलाइल होते हैं ना रिसर्च के अंदर वो बड़े जरूरी होते हैं, वरना आप एक अच्छी रिसर्च को नहीं कंडक्ट कर सकते। तो बैकग्राउंड का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपको आपके काम के बैकग्राउंड का पता हो कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अप एंड डाउन क्या है, किस विंडो का क्या इशू है, किस डोर का क्या इशू है। तो ये चीजें बैकग्राउंड ऑफ स्टडी एक अच्छे रिसर्चर के लिए जरूरी है। ईच वेरिएबल थॉरोली, ऑल्दो ये कुछ हद तक ऊपर वाली ही बात से थोड़ा बहुत लिंक भी कर रहा है कि जाहिर है जब आप वेरिएबल पढ़ेंगे तो वो बैकग्राउंड ऑफ स्टडी से ही कहीं ना कहीं लिंक होता है। हर वेरिएबल, जो वेरिएबल आप पढ़ रहे होते हैं, जिन आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं, खासतौर पे क्वांटिटेटिव वाले जो होते हैं उनके तो वेरिएबल वेल प्री डिफाइंड होते हैं पहले से। क्वालिटेटिव में तो आप एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं, नए वेरिएबल्स की, नए कंस्ट्रक्ट्स आपके सामने आ रहे होते हैं, एक्सप्लोर करना होता है आपको। तो जो भी आप वेरिएबल पढ़ रहे होते हैं, हर वेरिएबल की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने 10 वेरिएबल्स रखे हैं तो 10 के 10 वेरिएबल्स की क्या हैसियत होती है, उनके क्या बैकग्राउंड्स हैं रिसर्चेज में, प्रीवियस रिसर्चेज ने उनको किस अंदाज में कंडक्ट किया, प्रीवियस रिसर्चेज उनको किस अंदाज में अंडरस्टैंड करती हैं। अब जो सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि जिस वेरिएबल को आप आपके मुल्क में, पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, वो पाकिस्तान से बाहर अगर आपने बिल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स की रिसर्च उठाई तो जो वेरिएबल पाकिस्तान में आप उसको जिस तनाजुर में देख रहे हैं उसने जरूरी नहीं उस तनाजुर में यूएसए में भी देखा होगा, जरूरी नहीं और यूके वाले ने भी देखा होगा, जरूरी नहीं ऑस्ट्रेलिया वाले ने भी देखा होगा या जापान वाले ने देखा होगा। सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं वेरिएबल के लिए। तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अमूमन हम जब वेरिएबल की तो जब पढ़ रहे होते हैं तो एक बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है पीएचडी में, रेप्लिकेशन ऑफ बिजनेस रिसर्च। मुझे नहीं पता आमतौर पे हर यूनिवर्सिटी कराती नहीं कराती, लेकिन रेप्लिकेशन जो है इसका मकसद ये है कि आप दूसरे की रिसर्च को अडॉप्ट करके उसी मेथोडोलॉजी को अपनी रिसर्च पे अप्लाई करें, या फिर मेरी बात फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शायद मैं वो तेज बोल गया, जो रिसर्च सामने वाले ने की है उसी रिसर्च की, उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसकी उस मेथोडोलॉजी को या तो आप अडॉप्ट करके अपनी रिसर्च पे काम करें, जो कि एक बहुत रिलेवेंट चीज है, कोई इसमें मैं समझता हूँ कोई प्लेजरिज्म पार्ट नहीं है ये, या फिर उसी के तर्ज पे आप रिसर्च कंडक्ट करें और उसी की रिसर्च को बुनियाद बनाकर आप अपने एनवायरनमेंट के रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करें। वजह ये है कि जो पाकिस्तान, अब रेप्लिकेशन का जो कोर्स होता है वो इसीलिए दिए रखा जाता है कि स्टूडेंट्स के अंदर रिसर्च करने के गट्स हैं, उनको पता हो कि मेथोडोलॉजिकल एडॉप्शन क्या चीज होती है। खैर वो मेथोडोलॉजी के पार्ट है, मैं उसमें भी इतना ज्यादा अभी नहीं बताना चाहता, मैं आगे जाऊंगा तो इंशाल्लाह उसको हाईलाइट करूंगा। तो मैं वेरिएबल के ऊपर वापस आता हूँ कि जो वेरिएबल होता है हर मुल्क में, जिस मुल्क में भी रिसर्च आप की हुई हो, आप देखें हर मुल्क का एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। सब एक ही वेरिएबल को एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, सबके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं एक वेरिएबल के हवाले से। हर मुल्क में वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट है, रिसर्च एनवायरनमेंट डिफरेंट है, रिसर्च के आउटकम्स डिफरेंट है, रिस्पोंडेंट्स के आउटकम डिफरेंट है, इंटरव्यूज के अंदर आउटकम्स डिफरेंट होते हैं। हम पाकिस्तान में काम करते हैं तो पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे अगर आप रिसर्च करें या सर्विसेज सेक्टर में किसी भी जगह पर आप रिसर्च करें या हेल्थ डिपार्टमेंट में करें, डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे आपको, डिफरेंट आउटकम्स आएंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स आपके डेवलप होंगे। तो ये जरूरी है कि आपको मल्टीपल थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं,
और हर थ्योरी के अंदर जिस वेरिएबल को आप सिलेक्ट करें अपनी रिसर्च के लिए, उसे हर थ्योरी से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप उसे सही तरह से समझ नहीं पाएंगे कि उसको रखने का रैशनल क्या है, तब तक आप अपनी रिसर्च में उसे रख नहीं पाएंगे। और अगर रख भी लिया और नहीं समझ पाए तो फिर नतीजा मैंने जैसा कि कहा वो सही नहीं होता। तो हमें ये भी डाइजेशन का एक पार्ट है। जाहिर है इतना आसान नहीं है कि किसी एक लिटरेचर को, जैसे कि मैंने कहा कि बोरिंग एक्टिविटी होती है, बट यू हैव टू टेक द इंटरेस्ट। क्योंकि जब तक आप रिसर्च करने के अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे, बिलीव में, फिर आप एक पेपर तो क्या, एक पेज भी राइटअप नहीं कर सकते। क्योंकि एक पेज का राइटअप भी करने के लिए आपको बेइंतहा इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, बेइंतहा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, तब जाके आप एक पेपर का राइटअप लिख पाते हैं, जो कि 100% आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन में आता है। तो वेरिएबल का रिव्यू बहुत जरूरी है, थॉरली रिव्यू जरूरी है। अच्छा जी, अब आते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ईच सिलेक्टेड पेपर। ये बात पहले वाले पॉइंट से ही तकरीबन समहाउ लिंक है। और सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने 25 रिसर्च पेपर्स उठा लिए, किसी अच्छे जर्नल्स के 25 रिसर्च पेपर उठाए जो कि आपके काम से रिलेवेंस है। अब आपने ये करना है सेग्रीगेशन में कि ऐसे रिसर्च पेपर्स को एक जगह करना है जिनमें सेम वेरिएबल टू एंड फ्रो दिखाई दे रहा है आपको। कुछ को मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट से एक जगह कर लें, जैसा आपके लिए मतलब इजी हो। ये रिसर्चर के ऊपर होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वेरिएबल के पर्सपेक्टिव में उनको उनकी तकसीम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप उनको मेथोडोलॉजी के एक्सपेक्ट में कंसीडर कर दें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके अपने ऊपर है, आपके अपनी रिलेवेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस पर्सपेक्टिव में उनको कंसिडर करना चाहते हैं। वो सेग्रीगेशन आपके अपने हाथ में है, वो आपका अपना राइट है, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये वर्ड मैं लेकर आ रहा हूँ, डेवलपर टेक्सोनोमी। अब आप बार बार इस वर्ड को देखेंगे और मेरे लिए इस वर्ड की बड़ी हैसियत है, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं इस वर्ड को ज्यादा अहमियत दूंगा। ये समझ ले कि ये इस सेशन का की वर्ड है, क्योंकि जब मैं लिटरेचर की बात करूँ और टेक्सोनोमी की बात ना करूँ तो ये मेरे वर्कशॉप की फिर बेस खत्म कर देता है, क्योंकि टेक्सोनोमी मेरे पूरे वर्कशॉप की बेस है। और इंशाल्लाह जब मैं टेक्सोनोमी आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर लिटरेचर सर्वे का शौक भी बढ़ेगा और आपको एक नई चीज नजर आएगी कि हाँ, अब हमें कुछ आसानी भी नजर आई। और अब मैंने भी जब पढ़ा था तो जब मैंने पहली दफा नाम सुना टेक्सोनोमी का तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जब मुझे बताया गया कि टेक्सोनोमी होती क्या है, टेक्सोनोमी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, तो वाकई में मुझे इंटरेस्ट हुआ और फिर मैंने अपना एक पेपर भी इस पर लिखा और मुझे वाकई में बड़ा मजा आया था टेक्सोनोमी डेवलप करने में। व्हाट इज अ सिस्टमैटिक लिटरेचर सर्वे? ये एक इंतहाई पसंदीदा अमल समझा जाता है पूरी दुनिया में कि जब आप सिस्टमैटिक लिटरेचर सर्वे करते हैं तो रिव्यूअर उसको बहुत कदर की निगाह से देखता है। रिव्यूअर को देखते ही अंदाज हो जाता है कि एक तो एब्स्ट्रैक्ट, जाहिर है जब आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है तो एब्स्ट्रैक्ट अगर आपका बड़ा ही स्मार्टली लिखा होता है, तमाम एलिमेंट्स को आपने कंसीडर किया होता है, इनकॉर्पोरेट किया होता है, अकोमोडेट किया होता है तमाम वेरिएबल्स को उसके अंदर, तो वो एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट डाल रहा होता है रिव्यूअर पे। जो दूसरी चीज होती है वो होती है सिस्टमैटिक लिटरेचर सर्वे, जो इस बात की वजाहत करता है कि जो रिसर्चर ने जो काम किया है वो वाकई में बेइंतहा उसकी एफर्ट है उसके अंदर, ये इटसेल्फ सिस्टमैटिक लिटरेचर सर्वे बता रहा होता है। इसके अंदर ईयर वाइज सिलेक्शन ऑफ पेपर जरूरी है। ये जैसे मैंने आपको पहले कहा ना सेग्रीगेशन आपकी मल्टीपल टाइप की हो सकती है। आप ईयर वाइज भी कर सकते हैं, आप मेथोडोलॉजी के वाइज भी कर सकते हैं, आप वेरिएबल के वाइज भी कर सकते हैं, जैसे आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको लगे कि जो बेहतर लगे आपको, आप उस हिसाब से उसकी सेग्रीगेशन कर सकते हैं और कोई आपको इसमें मना नहीं करेगा। आपका इवन अपना सुपरवाइजर भी उसको अप्रिशिएट करेगा कि इसने एक नयापन दिखाया अपने काम में। तो ईयर वाइज सिलेक्शन ऑफ पेपर बहुत जरूरी है। अच्छा, वो जरूरी क्यों है? मैंने जैसे कि अभी कहा आप लोगों से कि आप लोगों को लाजमी तौर पर नए रिसर्च पेपर्स पे काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं दोबारा ये बात कहूंगा और बार बार कहूंगा, लेकिन अगर कोई पुराना पेपर आपकी किसी बात को सपोर्ट कर रहा है और बहुत जरूरी है उसे ऐड करना, जो 1980 में लिखा गया या 1990 में लिखा गया और आपके लिए वो जरूरी है, तो उसे लाजमी रखें अपने पेपर में। ऐसा नहीं कि पुराने पेपर्स को आपने बिल्कुल ही नजरअंदाज किया, उन्हें भी रख सकते हैं। उसकी भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि वो पूरा ईयर वाइज आपको एक फुल टाइम सीरीज दिखानी पड़ती है कि मैंने 1950 से पेपर जो है वो पढ़ने शुरू किए और
वो तो खैर एक बहुत बड़ी अप्रोच होती है, खासतौर पे वो पीएचडी की रिसर्चेज में, एमफिल की रिसर्चेज में जब रिसर्चर अपना काम कर रहा होता है तो छोटे मोटे रिसर्च पेपर्स में तो उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन हाँ, जब थीसिस पे आप काम करते हैं और वाकई आपका थीसिस इस लेवल का होता है कि उसे जब आप प्रेजेंट करें तो उसके अंदर ये एलिमेंट नजर आना चाहिए कि वाकई में जो एक टाइम सीरीज शुरू हुई 1950 में, अगर किसी ने ये काम सबसे पहले शुरू किया और आज 2020 तक वो काम चलता आ रहा है, तो आपने उसको कंसेक्यूटिवली ईयर वाइज या उसके इस तरह के पैटर्न डेवलप करने हैं कि 2020 में जब आप खड़े हैं और 1950 की रिसर्च को आप देख रहे हैं, तो इट विल चेंज द एंटायर डायनामिक ऑफ द रिसर्च, उस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल है, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, तो मैं इसे ज्यादा वजाहत देकर आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, आगे लाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन पेपर अकॉर्डिंग वेरिएबल के हिसाब से आप अपनी सेग्रीगेशन कर सकते हैं, ईयर वाइज कर सकते हैं, मेथोडोलॉजी के वाइज कर सकते हैं, ये वही चीज है। तो वेरिएबल के वाइज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने जब ये काम किया था तो मैंने वेरिएबल वाइज किए थे जब मैं अपनी थीसिस कर रहा था, और जब मैं अपने पेपर्स भी लिखता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके प्रॉपर फोल्डर्स बना लेता हूँ कि जी अगर मेरे 5 वेरिएबल्स हैं तो मैं हर वेरिएबल के अलग पेपर उठाता हूँ, फिर उन्हें पढ़ता हूँ। तो वो मेरा एक अपना तरीका है, अगर आप चाहें तो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन आपका अपना अगर कोई इसमें आपकी अपनी प्रैक्टिस है तो बिल्कुल करें। अब ब्रीफ समरी ऑफ ईच पेपर, हाँ ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये ब्रीफ समरी कैसे बनेगी? इस ब्रीफ समरी को बनाने के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सॉरी, ब्रीफ समरी में आपको पहले पूरा पेपर पढ़ना है। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी, अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल नहीं होगी, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो आप एक अच्छा पेपर नहीं पढ़ सकते और नहीं लिख सकते हैं। इफ यू नेवर रेड यू नेवर रिटन, इफ यू नेवर रिटन यू नेवर रेड, ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे, अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जो पैरेलल चल रही होती हैं। तो समरी हर पेपर की पढ़ें, और ज्यादा फोकस आप ये करें जब आप पूरा पेपर पढ़ लें तो आपका फोकस कंक्लूजन पे ज्यादा हो, क्योंकि एक रिसर्चर जो होता है ना, वो कंक्लूजन जब लिख रहा होता है तो वो कंक्लूजन लिखते वक्त इस हद तक वो परफेक्ट हो चुका होता है कि जब वो कंक्लूजन लिख रहा होता है तो उसके पास ग्रिप ऑफ नॉलेज बहुत अच्छी होती है। आप कभी भी कोई रिसर्च पेपर उठाएं और आप उस रिसर्च पेपर के कंक्लूजन में जाएं तो आपको उस पूरे पेपर का नेक्टर नजर आएगा उसके अंदर। अगर अच्छा रिसर्च पेपर है, अच्छा रिसर्चर है, अच्छे पेपर में उसने, अच्छे जर्नल में उसने पेपर पब्लिश किया हुआ है, तो आपको ये चीज वाज़ेह तौर पे नजर आएगी कि कंक्लूजन की हैसियत जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कंक्लूजन सम सॉर्ट ऑफ थ्योरी होता है, वो थ्योरी डेवलप कर रहा होता है, और कंक्लूजन में जो वो बात कह रहा होता है वो एक थ्योरी की हैसियत रखती है। अब कुछ लोग थ्योरी को अलग से भी हाईलाइट कर लेते हैं उसमें, लेकिन अगर मेरा अपना पर्सपेक्टिव आप मानते हैं या समझते हैं, तो मेरे लिए जो कंक्लूजन लिखा जा रहा होता है वो एक थ्योरी ही जनरेट हो रही है, एक नजरिया जनरेट कर रहा है वो जो काम उसने किया। और थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन तो हर रिसर्च में होनी ही चाहिए, वो तो एक बहुत ही मेजर पार्ट है। और थ्योरेटिकल रिसर्च इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा वर्कशॉप रखूंगा पूरा थ्योरी डेवलपमेंट पे, क्योंकि ये एक बहुत 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 ज़रूरी अमल है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि थ्योरी बनती कैसे है, थ्योरी क्या होती है, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स फंस जाते हैं अपने टाइम डिफेंस के टाइम पे, और जब वाइवा एग्जामिनर पूछते हैं कि आपकी रिसर्च की थ्योरी क्या है, तो थ्योरी का आपकी रिसर्च से लिंक होना बहुत जरूरी है। फ्यूचर रिसर्चेस को जरूर पढ़ें। फ्यूचर रिसर्चेस ही वो एलिमेंट होता है जो आपको आपके काम की तरफ लेके जा रहा होता है, वो एक सीढ़ी होती है जो आपके काम में आपको मदद दे रही होती है, आगे लेके जा रही होती है आपके काम को, और उसकी बुनियाद पर आप एक अच्छी रिसर्च मजीद आगे एक्सटेंसिव रिसर्च कर सकते हैं, एक्सटेंशन दे सकते हैं उसके काम को भी और अपने काम को भी। तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिसर्च की फ्यूचर रिसर्चेस को कंसिडर करें, और इस बात की भी ज़रूरत है कि जो कंक्लूजन आप पढ़ रहे हैं किसी का, वो कंक्लूजन भी बहुत ज़रूरी है। फिल्टर द कंक्रीट आइडिया दैट आर्टिकुलेट विद योर वर्क। ये बेसिकली क्रिटिकल रिव्यू से रिलेटेड बात है कि जब आप 25, 30, 50, 100 पेपर पढ़ लेते हैं तो उसको पढ़ने के बाद आप एक क्रिटिकल रिव्यू की तरफ जाते हैं, और वो बड़ा अहम तरीन अमल होता है क्रिटिकल रिव्यू का, क्योंकि क्रिटिकल रिव्यू ही आपके काम के जो लिंक्स हैं उनको डेवलप कर रहा होता है। ये जाहिर है कि आपका जो टॉपिक है
वो टॉपिक आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लिंक होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्च स्टेटमेंट से लिंक होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब एक दूसरे से लिंक होती रहेंगी तो क्रिटिकल रिव्यू आपके लिटरेचर सर्वे का सबसे लास्ट पार्ट होता है। और वो बड़ी, इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि आप एक ऐसी चीज उसमें हाईलाइट कर रहे होते हैं जो पूरे लिटरेचर में नहीं होती। आई रिपीट, आप क्रिटिकल रिव्यू में ऐसी चीज हाईलाइट कर रहे होते हैं जो पूरे रिसर्च पेपर में नहीं होती, और यही वो चीज होती है जिसे आपको बड़ा प्रॉपरली जस्टिफाई करना होता है और बड़ा कंक्रीट आइडिया वहां से निकालना होता है। और अगर वो कंक्रीट आइडिया नहीं होता, वीक होता है या वेग सी चीज होती है, तो फिर रिव्यूअर यही कहेगा कि भाई काम में तो मजा ही नहीं आया, आपने इतनी मेहनत की, आपने 100-200 पेपर पढ़ लिए, तो क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप उसके अंदर से एक ऐसा कंक्रीट आइडिया निकालें जो आपके काम को नयापन दे। उसे कहते हैं हम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ नॉलेज। और वही कंट्रीब्यूशन के लिए आपको अपने जो लिटरेचर सर्वे है उसकी डाइजेशन को वाजे करना होता है। उसकी आर्टिकुलेशन आपके काम से होनी चाहिए। पहली चीज कि जब आप कंक्रीट आइडिया, जब आप 200, 250, 300 रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, मैंने जैसे कि कहा मैंने 750 रिसर्च पेपर पढ़े थे जब मैं अपनी पीएचडी की थीसिस कंप्लीट कर सका। क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं 100 पे भी पीएचडी की थीसिस किसी न किसी तरह तो करके लिख ही लेता, लेकिन नतीजा क्या निकलता कि कहीं ना कहीं वो फंस जाता है। जब मेरा पेपर फॉरेन इवेल्युएशन के लिए गया तो वहां पे भी उन्होंने मुझे अच्छा आइडिया दिए, अप्रिसिएशन भी दी, जो वीकनेसेस थी उन्होंने हाईलाइट की। और ये मत सोचें कि आपने अगर रिसर्च कर ली तो आपके काम के अंदर वीकनेस नहीं आएगी, वीकनेस आएगी, लाजमी आएगी। देखिए दुनिया में कोई भी चीज इंसान के बनी हुई परफेक्ट नहीं है, अल्लाह की जात के सिवा। अल्लाह की जात सिर्फ परफेक्ट है। इंसान जब भी कोई रिसर्च करता है तो वो कितनी ही बेहतरीन रिसर्च हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गैप होता है। लेकिन ये दूसरे रिसर्चर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी वीकनेस को बुनियाद बनाकर एक नई रिसर्च कंडक्ट करे। और ये कुदरत का अमल भी है, ये कुदरती अमल होता है कि जब जाहिर है अगर एक रिसर्च 100% ओपन एंडेड नहीं है और वो क्लोज एंडेड है तो फिर उसका वजूद बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कंक्रीट आइडिया को जरूर फॉलो करें, तमाम रिसर्चेस के गैप्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद अपना एक क्रिटिकल रिव्यू पेश करें जो कि आपके काम से आर्टिकुलेट हो, आपके काम से लिंक हो और मजीद आपके काम को एक्सटेंशन दे सके। अब आते हैं उस मकसद की तरफ जो डिजाइन ऑफ टेक्सोनोमी का बार बार मैं जिक्र कर रहा था। टेक्सोनोमी बेसिकली आप एक्सेल पे डेवलप भी कर सकते हैं, वैसे की उसी पे जाती है क्योंकि ये टेबल्स होते हैं। तो आप ऑथर नेम और ईयर एक जगह रखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि रीसेंट ईयर्स के अंदर रिसर्च का ज्यादा होना जरूरी है, रीसेंट पेपर्स पे काम करें। 5 साल तक के पुराने पेपर हों, 8 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि रीसेंट पेपर ज्यादा हो। पेपर का टाइटल होना जरूरी है, किस मेथोडोलॉजी की बुनियाद पे वो पेपर लिखा गया। मेथोडोलॉजी कई तरह की होती है, एम्पेरिकल मेथोडोलॉजी है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। फिर किसी ने क्वालिटेटिव के अंदर मजीद काम किया होता है, कोई ग्राउंडेड थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कोई फिनोमिनोलॉजी पे काम कर रहा होता है, और फिर डिफरेंट सबकी जो है फिलोसफिकल आईडी इंडरपिनिंग्स होती हैं। तो डिपेंड करता है कि किस मेथोडोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेथोडोलॉजी का होना बहुत बहुत जरूरी है आपकी टेक्सोनोमी में। अगर ये नहीं है तो आपकी टेक्सोनोमी इनकम्प्लीट है। चौथी चीज होती है वेरिएबल्स, कि आपने जो पेपर्स पढ़े, मिसाल के तौर पे आप 100 पेपर्स की टेक्सोनोमी बनाते हैं, तो 100 पेपर्स आपने पढ़े हैं तो उन 100 पेपर्स के अंदर हर पेपर में किसने कितने वेरिएबल यूज किए। मिसाल के तौर पे पेपर ए पढ़ा आपने, पेपर ए में उसने 4 वेरिएबल दिए, पेपर बी में जो है वो 6 वेरिएबल थे। तो ये सारी चीजें हाईलाइट करनी जरूरी है कि कौन से उसके जो थे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, कौन से उसके डिपेंडेंट वेरिएबल थे, कौन से उसके मीडिएटर्स थे, मॉडरेटर्स कौन कौन से उसने यूज किए थे। तो हर रिसर्चर की डिफरेंट अप्रोच होती है अपने काम से रिलेटेड। तो खास तौर पर जो वेरिएबल्स का वाजे होना जरूरी है हर रिसर्च में, क्योंकि ये पता होना चाहिए एक अच्छे रिसर्चर को कि जिन वेरिएबल्स को, जिन रिसर्चर्स को पढ़ रहा है वो किन किन वेरिएबल्स को जो है वो टारगेट करके अपना काम कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन, जैसे कि जाहिर है आप लोगों को मैंने बताया कि कंक्लूजन से आपको कंट्रीब्यूशन भी नजर आती है। वैसे अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें तो आपको वहां पे भी कंट्रीब्यूशन नजर आएगी, लेकिन जाहिर है जब आप डाइजेशन ऑफ लिटरेचर की तरफ जा रहे होते हैं तो कंट्रीब्यूशन तो आपको पूरे पेपर को अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे तो फिर आपको पता नहीं चल सकेगा कि वो इस कंट्रीब्यूशन तक पहुंचा कैसे। तो वो पहुंचना भी जरूरी है, वो पाथ आपको समझना है कि किस पाथ के जरिए वो उस कंट्रीब्यूशन तक पहुंचा, उसने कौन से ऐसे टनल्स डेवलप किए अपने काम में कि जिनके जरिए वो अपने कंक्लूजन तक, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा और उसने रिसर्च को मुकम्मल किया। और एक
कंट्रीब्यूशन दिया बॉडी ऑफ नॉलेज को, तो वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है और उसे बड़ा ही ब्रीफली हाईलाइट किया जाता है 3 से 4 लाइनों में। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप एक टेबल बना रहे हैं तो एक टेबल के अंदर जो है वो 3 से 4 लाइनें बहुत होती हैं। तो थोड़ा बढ़ जाए तो सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि उसे बड़ा ही स्पेसिफिक करके लिखें ताकि जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके लिए भी वो जस्टिफाई करने में आसानी हो। अच्छा, इसमें जो लास्ट एलिमेंट है, जो छठा एलिमेंट है, फ्यूचर रिसर्च एंड रिकमेंडेशन, ये अगर आप रखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन अमूमन ये बहुत से लोग नहीं भी रखते। इसमें मुख्तलिफ सबके अपने-अपने जो है वो तरीके होते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मैंने अपनी रिसर्च के अंदर रखा था, मैंने रखा था कि किस सब्जेक्ट को, किस एरिया को, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल चैनल्स हैं जिनको मैंने एक जगह करके एक यूनिफिकेशन का प्रोसेस डेवलप किया था प्रोडक्ट के अंदर। तो वहाँ मैंने जब पेपर्स के ऊपर टैक्सोनॉमी डेवलप की तो मैंने उनके चैनल वाइज़ भी डिस्ट्रीब्यूशन की कि फलाँ बंदे ने इस चैनल को सेलेक्ट किया, फलाँ बंदे ने इस चैनल पे काम किया, फलाँ ने, तो वो भी एक मेरे टैक्सोनॉमी का पार्ट था। तो बहुत से लोग उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आपकी रिसर्च में कुछ इस किस्म के आपने सेग्रीगेशन की हुई है कि 4-5 किस्म की चीज़ें आप अपने रिसर्च में डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको उस हवाले से भी आप अपनी टैक्सोनॉमी में ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस हद तक उसमें कितना आपका काम उसमें नज़र आ रहा है। आपको रिसर्च में वो काम कितना नज़र आ रहा है। फ्यूचर रिसर्च अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो ना रखें, कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि फ्यूचर रिसर्चेज़ सबकी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन और कंट्रीब्यूशन भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके काम से कितना रिलेवेंट है ये। तो अगर रिलेवेंट है तो ज़रूर रखें, नहीं है तो नॉट अ बिग डील। अच्छा, टैक्सोनॉमी के हवाले से तो ख़ैर हम ये बहुत ही मैंने आपको ब्रीफली टैक्सोनॉमी का बताया, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप इस पार्ट को टैक्सोनॉमी के अगर मैं वापस जाऊँ तो टैक्सोनॉमी के अगर इन 6 ही पार्ट्स को अगर आप गौर से पढ़ें और उसको अपने अगर आप ड्यूरिंग द रिसर्च जब आप लिटरेचर सर्वे करते हैं, तो इस बात का अगर आप ख्याल रखते हुए एक ऐसी टैक्सोनॉमी डेवलप करते हैं जो कि आपके काम के अंदर आपको मदद दे रही है, जो इस बात की वजाहत दे रही है कि आपने जो लिटरेचर सर्वे किया वो लिटरेचर सर्वे कितना ज़रूरी है, उस लिटरेचर सर्वे की क्या हैसियत है, और फिर उसके बाद आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, एक अच्छी थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करती है। और अब आम तौर पे कुछ अच्छे जर्नल जो हैं, अब आपने देखा होगा पहले इस तरह से चैप्टर 2 लिखा होता था कि प्रॉपर एक हेडिंग होती थी चैप्टर 2 और उसके बाद लंबे-लंबे पैराग्राफ्स होते थे, उनके अंदर वो डिटेल होती थी। अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बड़े जर्नल जो हैं वो टैक्सोनॉमी की तरफ ज़्यादा फोकस कर चुके हैं। तो ज़ाहिर है ये ज़्यादा दिखने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप टैक्सोनॉमी बना रहे होते हैं तो उसमें वो चीज़ वाज़ेह हो रही होती है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर तो आपका जो डाइजेशन ऑफ लिटरेचर वो बड़ा हाई होना चाहिए, क्योंकि ज़रा भी वहाँ वीकनेस आई तो जो रिव्यूअर है वो वहाँ आपको ग्रैब कर सकता है। तो रिव्यूअर से आपको बच के चलना पड़ता है। और जब भी कभी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवा रहे हो आप, तो ऑथर गाइडलाइन के साथ-साथ रिव्यूअर गाइडलाइन भी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जिस जर्नल का वो की पब्लिकेशन है, उसके रिव्यूअर्स को क्या गाइडलाइन दी गई है। तो जब आप उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, तो ऑथर गाइडलाइन तो आपने करनी ही करनी है, बट रिव्यूअर गाइडलाइन को भी अगर आप साथ में लेके चलेंगे, तो रिव्यूअर जो है उसमें रिजेक्शन के चांसेस भी कम होंगे और आपका काम जो है वो फिर पसंद भी किया जाएगा। अच्छा, फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। फिलॉसफी हर रिसर्च में होनी ज़रूरी है। अगर कोई रिसर्च फिलॉसफी के बगैर की जाती है तो वो बेसलेस रिसर्च है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। फिलॉसफी और रिसर्च जो है ना वो एक दूसरे की ज़रूरत है। फिलॉसफी से रिसर्च निकलती है और रिसर्च से ही फिलॉसफी डेवलप होती है। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप पढ़ ही नहीं पाएँगे, और अगर आप पढ़ नहीं पाएँगे तो लिख नहीं पाएँगे। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से टू एंड फ्रो लिंक होती हैं। तो मेथोडोलॉजी हमेशा ऐसी सेलेक्ट करें जो आपके काम के लिए ज़रूरी भी हो। गैर ज़रूरी मेथोडोलॉजी से परहेज़ करें। वो हमारे यहाँ अक्सर रिसर्चर ये करते हैं कि 4-4 5-5 तरह की मेथोडोलॉजी वो अपने पेपर में डाल देते हैं उस काम को ज़्यादा दिखाने के लिए। ये चीज़ मैं समझता हूँ एक अच्छे रिसर्चर के लिए ज़रूरी नहीं है। एक मेथोडोलॉजी यूज़ करें और बड़ी बेहतरीन किस्म की मेथोडोलॉजी यूज़ करें जो आपके काम से ज़्यादा रिलेवेंट है, जो आपके आउटकम्स को जस्टिफाई करने में मदद दे। अब अगर कोई मिसाल के तौर पे क्वालिटेटिव स्टडी कर रहा है और थीमेटिक एनालिसिस से उसका काम बन जाता है। अब ज़रूरी थोड़ी कि वो स्कोपिंग रिव्यू भी करे, वो फिर नैरेटिव सिंथेसिस भी करे और वो 50 काम करे।
जो जरूरी नहीं है उसे वो काम नहीं करना। अगर वो काम उसका एक टूल से या एक मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट से हो रहा है, लेट इट बी, उसको खूबसूरती से करे, बेहतरीन तरीके से करे, अच्छे रिजल्ट निकाले, दैट्स ऑल। मल्टीपल मेथोडोलॉजी की तरफ मैं पर्सनली मैं यही कहूंगा कि मल्टीपल मेथोडोलॉजी की तरफ ना जाया जाए। तो दूसरी मेथोडोलॉजीज को आप अपनी दूसरी रिसर्चेज में अप्लाई करें, अच्छी चीज है, बट एक रिसर्च में एक स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी रखें, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो आपके काम को 100% जस्टिफाई कर दे। और जैसे कि पहली बात मैंने की, तो दूसरी बात भी उसी से रिलेट है, क्लियर योर माइंड अबाउट विच मेथोडोलॉजी सूट्स योर वर्क एंड जस्टिफाई रिजल्ट। जब जाहिर है रिजल्ट की जस्टिफिकेशन एक मेथोडोलॉजी दे रही है, एक मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं कहूँ कि एक काम से आपका रिजल्ट आ रहा है कि जी ये ठीक है, जी ये रिजल्ट आ गया, फिर आप कहते नहीं जी मैं ये वाला भी अटेम्प्ट करूँ, मैं इससे भी ये हो जाएगा रिजल्ट। आपने कभी किसी डॉक्टर को अगर देखा होगा, ये डॉक्टर्स जो होते हैं वो जब किसी पेशेंट को की सर्जरी कर रहे होते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि सर्जरी इस अंदाज में की जाए कि जो सिर्फ प्रॉब्लम एरिया है वो फौरन के फौरन हल हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्हें कभी एक जो है वो डी रूट लेना पड़ता है, थोड़ा सर्जरी के पार्ट को एक्सटेंड करना पड़ता है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह आप जब रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर आपका मेथोडोलॉजी का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं होगी ना, तो बिलीव मी आपकी रिसर्च फिर भी क्लियर नहीं होगी और रिव्यूअर यही कहेगा कि भाई ये करना क्या चाह रहा था। यानी आपने बात ऊपर की कि मैं एक फैक्टर एक्सप्लोरेशन पे काम कर रहा हूँ, जब फैक्टर एक्सप्लोरेशन की बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि रिव्यूअर पढ़ते ही समझ जाएगा ये क्वालिटेटिव स्टडी, और नीचे जब आप कूदेंगे वो नीचे आता है तो जी मैं तो कोरिलेशन करना चाह रहा हूँ, मैं तो ये तो बात ही नहीं बन रही। यानी आप करना जो चाह रहे हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें, यानी आप चाह रहे हैं कि मैं मीन मीडियन मॉड निकालूं, कर्टोसिस निकालूं, लेकिन बात ऊपर एक्सप्लोरेशन की कर रहे हैं तो यहीं आके मामलात रैप अप हो जाते हैं। भाई पहले एक्सप्लोर तो करो। तो इसलिए या फिर स्कोपिंग रिव्यू की बिल्कुल डिफरेंट फिलॉसफी है, उसे करने के डिफरेंट एस्पेक्ट है, नैरेटिव सिंथेसिस उसके डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो हर मेथोडोलॉजी के भी एस्पेक्ट अलग है, हर मेथोडोलॉजी का यूज अलग है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके रिसर्च कर रहे हैं तो कोई भी मेथोडोलॉजी अप्लाई करें, नो। जो रिलेवेंट है, जो काम के है, जो आपके रिजल्ट्स को डायरेक्टली जस्टिफाई कर देती है और डायरेक्टली आर्टिकुलेट करती है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, रिसर्च स्टेटमेंट से, सिग्निफिकेंस से, उस मेथोडोलॉजी को कंसिडर करें ताकि काम आपका बेहतर अंदाज में पेश हो सके और बेहतर अंदाज में उसकी जस्टिफिकेशन भी आप दे सकें। अच्छा, जब रिसर्च टूल्स की बात आती है तो रिसर्च टूल्स में से मुराद होते हैं वो सॉफ्टवेयर जिनके जरिए आप रिसर्चेस करते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव स्टडी में आमतौर पर स्टूडेंट्स SPSS और EViews की तरफ जा रहे होते हैं, एमॉस आ गया अब तो बहुत से इस कस्म के टूल्स हैं जिससे आप अपने जो है वो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को ड्राइव कर रहे होते हैं और वहाँ से आप अपने मॉडल की भी सिग्निफिकेंस चेक कर रहे होते हैं और अपने वेरिएबल्स के भी रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं। इसी तरह जब क्वालिटेटिव में आते हैं तो NVivo बड़ा एक मशहूर सॉफ्टवेयर है, और भी दूसरे सॉफ्टवेयर, मैं किसी सॉफ्टवेयर की यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं करना चाह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ जो आमतौर पे हमारे सामने गुजरते हैं एक स्टूडेंट की हैसियत से। तो टूल्स में सेलेक्ट करें बेस्ट टूल हो जो आपके काम से रिलेवेंट हो, आपकी मेथोडोलॉजी से रिलेवेंट हो। इसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के अपने सुपरवाइजर से भी हेल्प ले सकते हैं, अपने कोलीग से हेल्प ले सकते हैं, और कोशिश करें कि हर टूल की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप पता हो कि किस टूल को किस तरह से उस पर अप्लाई किया जाता है अपना काम। जैसा कि शुरू में मैंने कहा, मेथोडोलॉजी का आर्टिकुलेट होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर है आपके रिसर्च क्वेश्चन से आर्टिकुलेट होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, रिसर्च स्टेटमेंट से और रिसर्च की सिग्निफिकेंस से। अगर मेथोडोलॉजी बिल्कुल इनसे हट के होगी तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके रिजल्ट सही नहीं होंगे, आपका आउटकम सही नहीं होगा और आपका काम टोटली वो जो है वो अनकन्फर्म्ड होगा, वीक सा काम होगा। मतलब पढ़ने वाला ये कहेगा कि व्हाट इज दिस, तो उस व्हाट इज दिस से आपने बचना है। और अगर अच्छे जर्नल की बात है, अच्छा जर्नल में आपका इस बात के ऊपर बड़ा ही वाजे तौर पर आपका ये मौका वाजे हो जाना चाहिए कि जब आप किसी अच्छे जर्नल को पेपर दे रहे हैं तो उस जर्नल से रिलेटेड आपको पहले पूरी मालूमात होनी चाहिए कि वो किस किस्म के रिसर्चेस को वेलकम करते हैं, किन टॉपिक्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। ये सारी चीज़ें अब तो नेट पर आपको मिल जाएंगी। जब आप किसी भी जर्नल को देखेंगे जाके, उसकी पूरी इंडेक्सेशन और उसके हवाले से जितनी आपकी उनकी साइटेशंस हैं और सब चीज़ें, वो सब आपको मिल जाएंगी।
तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मेथोडोलॉजी जब आप यूज़ करें तो आपके काम से बड़ी आर्टिकुलेट हो। अगर वो आर्टिकुलेट नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा, आप भी बोर होंगे, आपके रिजल्ट भी सही नहीं होंगे, आप इरिटेट भी हो रहे होंगे। और अगर समहाउ आपने तोड़-मरोड़ करके कोई रिजल्ट निकाल भी लिए, तो फिर वो कहीं न कहीं जाके उनकी जो है वो पकड़ भी हो जाती है और फिर बंदे को शर्मिंदगी होती है, जस्टिफिकेशन नहीं होती और रिजल्ट उसका फिर ये होता है कि वो रिजेक्शन में चला जाता है। तो कोशिश करें कि मेथोडोलॉजी जो बड़ी परफेक्ट हो। रिसर्च का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी रिसर्च फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये आमतौर पे 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। अमूमन क्वांटिटेटिव स्टडी की जब आप बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव स्टडी में मोस्टली रिसर्चेज अगर आप देखें तो आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पहले से डेवलप्ड होता है। आप एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स पे स्टडी करते हैं और उनके रिलेशनशिप को डेवलप करके एक नया रिजल्ट जनरेट कर रहे होते हैं डिपेंडेंट की बुनियाद पे। लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर मामला इससे थोड़े से मुख्तलिफ है। क्वालिटेटिव में जो आपका रिसर्च फ्रेमवर्क होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। चेंज से मुराद वो बिल्कुल आखिर में बनता है, जब आपके रिजल्ट्स भी निकल आते हैं, जब आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही होती है, उस दौरान उसके बाद आपने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डेवलप करना होता है। तो इस चीज में थोड़ा सा फर्क होता है। ईच वेरिएबल शुड बी डिस्कस्ड इन लिटरेचर। बिल्कुल बहुत जरूरी है। रिसर्च और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे जब आप काम करते हैं तो इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपका हर वेरिएबल, इवन वेरिएबल ही नहीं, जब आप रिसर्च करते हैं तो जो टर्मिनोलॉजीज आप अपने रिसर्च में यूज करते हैं ना, उनका लाजमी तौर पर लिटरेचर में डिस्कस होना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप कोई काम लिख रहे हैं तो आप इस सोच के साथ लिखें कि जो पढ़ने वाला है वो बिल्कुल लेमैन है, वो कितना ही अच्छा प्रोफेसर हो, पर आपके काम के लिए उसे हर चीज को डिफाइंड होना पड़ेगा। अब अगर वो डिफाइंड नहीं होगा ना तो वो इधर उधर चला जाएगा, उसकी समझ नहीं आएगा। तो हर पार्ट आपका डिफाइन होना चाहिए, हर पार्ट को वाजे होना चाहिए, हर वेरिएबल वाजे होना चाहिए, हर वेरिएबल के रखने का मतलब होना चाहिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि जी 3 तरह के, आपको शायद मालूम हो कि 3 तरह के इंटरव्यूज होते हैं क्वालिटेटिव में, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब उन तीनों को आपने डिफाइन कर दिया, फिर आपने लिखा कि जी मैंने सेमी स्ट्रक्चर्ड को सेलेक्ट किया, फिर आपने रैशनल लिखना है कि मैंने सेमी स्ट्रक्चर्ड क्यों सेलेक्ट किया। इसी तरह अगर आप थीमेटिक एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं तो थीमेटिक एनालिसिस में भी आपको लिखना है कि भाई मैं थीमेटिक एनालिसिस क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों मेरे काम के लिए जरूरी है। इसी तरह जब आप वेरिएबल्स की बात करते हैं, जो जिन वेरिएबल्स को आपने सेलेक्ट किया आपने क्यों किया, उनकी क्या जरूरत थी। ऐसे ही आपको ख्वाब आ गया था उनको देखने का? बिल्कुल नहीं। जाहिर है उन वेरिएबल्स की कोई हैसियत होगी, उन कंस्ट्रक्ट्स को कहीं ना कहीं आपने उनकी जब स्टडी की होगी तो आपको पता चला होगा कि हाँ यार ये काम इसके लिए बड़ा जरूरी है। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि वेरिएबल्स का आपके लिटरेचर में लाजमी तौर पर डिस्कशन होना चाहिए, और प्रॉपर डिस्कशन हो, अच्छा खासा डिस्कशन हो, वर्ड टू वर्ड डिस्कशन हो, मल्टीपल थ्योरीज के अंदर उसका डिस्कशन हो, उसे आप एड ऑन करें मुख्तलिफ रेफरेंसेस के साथ। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, हाँ ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है और ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये पॉइंट। क्योंकि जब आप वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं तो ये जरूरी है कि हर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से लिंक हो या समहाउ उसकी कोहेरेंस बनती हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बड़ा वीक हो जाएगा, और जब आप उसको अप्लाई भी कर रहे होंगे ना अपने किसी स्टैटिस्टिकल टूल पे, तो वो भी रिजल्ट नहीं देगा सही, क्योंकि जो आपके पास रिस्पॉन्सेज आए आपके रिस्पोंडेंट से या जो इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया, उस बुनियाद पर जब आप जाहिर है जवाब इंटरव्यू उस बुनियाद पे जो आपके आउटकम्स आ रहे होंगे, जो भी कैटेगरी आप डेवलप कर रहे होंगे या जो भी आपकी स्टैट्स बन रही होंगी वो आउट हो जाएंगी। यानी पहले आंसर आ रहा होगा 2 3 2 3 5 6 2 3 2 3 4 5 6 2 3 और अचानक से आंसर आएगा 18, फिर 2 3। तो वो 18 जो है वो उसकी वजह ये है कि जो 18 जिस वजह से आया है, जिस वेरिएबल की वजह से आया है, या उस वेरिएबल में जो आइटम ऐसा कोई आ गया, तो इस वजह से उसकी रिलेशनशिप नहीं बन रही किसी से, और इसी वजह से आपका पूरा जो मॉडल है उसकी सिग्निफिकेंस पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। समटाइम्स मॉडल रिजेक्ट भी हो जाता है।
तो इस चीज़ से बचने के लिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि जब आप वेरिएबल सेलेक्ट करें या आप इवन क्वालिटेटिव स्टडी भी करें, तो जिन फैक्टर्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं इस बात का ख्याल रखें कि एक्सप्लोरेशन के अंदर तो खास तौर पे क्वालिटेटिव में ये बात बहुत ज़्यादा अहम तरीन होती है कि क्वालिटेटिव स्टडी इसलिए मुश्किल होती है कि जब आप एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं खास तौर पे क्वालिटेटिव स्टडी में, और आपके पास ऐसे बहुत सारे आउटलायर्स आ रहे होते हैं, इतने आउटलायर्स आ रहे होते हैं। आप जब कैटेगराइजेशन करते हैं ना अपने काम की, मिसाल के तौर पे जब आप थीम्स डेवलप करते हैं, तो इतने आउटलायर्स होते हैं कि आपको अगर आपके 500 के करीब मिसाल के तौर पे उसकी कैटेगरीज निकल आई, 500 कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि 500 के करीब ऐसे वर्ड्स निकल आए जो एक दूसरे से समहाउ मिलते जुलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल इसकी देता हूँ आपको, कस्टमर अटेंशन, कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर इंटेंशन, कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर ट्रस्ट, और एक आ जाता है आउटसाइडर एनवायरनमेंट। अब आउटसाइडर एनवायरनमेंट का कस्टमर ट्रस्ट से क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं बनता। या लगा लें कि कुछ भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, कोई भी ऐसी चीज जो कि इस ऊपर वाले वेरिएबल से तो जब जाहिर है वो आउटलायर आ गया तो आउटलायर को आपको हटाना पड़ता है। ऑल्दो उसको हटाने का मकसद ये हरगिज नहीं होता कि आप जिंदगी भर के लिए उसको एक तरफ कर दें, आप उसमें मजीद रिसर्च करें, अच्छे अच्छे आपको मिल सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बड़ा जरूरी है, एक दूसरे पे इम्पैक्ट आना जरूरी है वेरिएबल्स का। जब वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक होंगे या इम्पैक्ट डाल होंगे, एक दूसरे से रिलेट कर होंगे, तो वो मीडिएटर या डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी प्रॉपर्ली रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और उस बुनियाद पे आपके जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी एक्यूरेसी होगी। अवॉइड इररिलेवेंट और लो इम्पैक्ट वेरिएबल्स। अच्छा, अमूमन ये जो इररिलेवेंट या लो इम्पैक्ट वेरिएबल्स है, ये बात मैं क्वांटिटेटिव स्टडी में जरूर करूंगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव स्टडी जो होती है वो स्टूडेंट ज्यादा अडॉप्ट कर रहे होते हैं अपनी रिसर्चेज में। पता नहीं कि स्टूडेंट्स को उसको आसान लगती है या स्टूडेंट्स का अपना एक, सबका अपना अपना माइंडसेट है। तो ये खास तौर पर ये पॉइंट जो मैंने रखा था, ये लाजमी इसी है कि क्वांटिटेटिव स्टडी हमारे स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप कोई ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है, तो उसे ना सेलेक्ट करें, क्योंकि वो आपके बाकी वेरिएबल्स को भी वीक कर देता है। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं, खासतौर पर जब आप को रिलेशन की तरफ जाते हैं ना, तो वहां आप देखेंगे तो रिलेशनशिप वीक हो जाएगा और समटाइम मल्टीकोलिनियरिटी भी डेवलप हो सकती है। तो इस वजह से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हो, रिलेवेंट हो और एक दूसरे से कोरिलेट करते हो प्रॉपर्ली। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी मैं पहले शुरू में जब कहा था कि एक पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक पायलट प्रोजेक्ट कर लिया करें 25 तक के जो आपके क्वेश्चनियर्स हैं आप भरवाएं, ताकि आपको एक पता चल जाए, आपको एक शुरू में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपका काम किस हद तक रिलेवेंट है। जी, शुड डेवलप योर फ्रेमवर्क। देखिए, फ्रेमवर्क जो है वो रिसर्च के साथ साथ बनता रहता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि फ्रेमवर्क आपने एक ही दफा बना दिया बस अब वो पूरा हो गया। ये फ्रेमवर्क बार बार बनता है, बार बार चेंज होता है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि जिन वेरिएबल्स को आपने सेलेक्ट किया वो अब आपके काम आ जाएंगे। हो सकता है वो वेरिएबल आपके काम के ना हो, या उन पर रिसर्च इतनी हो चुकी हो कि अब आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये वो चीज होती है कि फ्रेमवर्क को आपको बार बार आपको फ्रेमवर्क को जो है वो री इंजीनियर करना पड़ता है, अनटिल और अनलेस वो फ्रेमवर्क आपके काम से रिलेवेंट ना हो जाए, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ना सपोर्ट करने लगे, अनटिल और अनलेस वो आपके रिसर्च स्टेटमेंट्स को ना देने लगे, और प्लस उस फ्रेमवर्क के जरिए आपकी रिसर्च की सिग्निफिकेंस वाजे ना हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखें कि फ्रेमवर्क जब आप बना रहे हो तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। लिंक योर फ्रेमवर्क विद योर पेपर टाइटल। जैसे कि मैंने अभी कहा कि फ्रेमवर्क का आपके काम से रिलेवेंट होना जरूरी है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर आप एक जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, एक आउटकम दे रहे होते हैं, और उस जस्टिफिकेशन की बुनियाद पर ही आपकी रिसर्च क्लियर होती है। आप थ्योरी डेवलप करते हैं, आप एक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं, तो फ्रेमवर्क जितना अच्छा होगा, जितना रिलेवेंट होगा, जितना उसके अंदर वेरिएबल जो आपने अकोमोडेट किए हैं वो एक दूसरे से रिलेवेंट होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेगा और आपकी थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन में मदद करेगा। अच्छा जी, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा फ्रेमवर्क जो है ये आपके लिए रखा है। ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए है कि
इसके अंदर आपको वो सारी बातें नज़र आ रही होंगी जो मैं अब तक आपसे कह चुका हूँ। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड के रिलेवेंट होनी एक-दूसरे से चाहिए, एक-दूसरे से रिलेशनशिप में बेटर होने चाहिए। तो इसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि जितने दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटर और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब एक-दूसरे से समहाउ लिंक हैं। यानी ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड रिसर्च फ्रेमवर्क है और बड़ा खूबसूरत फ्रेमवर्क है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि हम जब भी रिसर्च करते हैं, तो हमारी रिसर्च में जो हमारा फ्रेमवर्क होता है, वो हमारी थ्योरी के अंदर बड़ा मरकज़ी किरदार अदा कर रहा होता है। क्योंकि मोस्टली थ्योरी आपके फ्रेमवर्क पे बेस कर रही होती है। अब थ्योरेटिकल डेवलपमेंट के अंदर ये बात मैं ज़रूर करूँगा जब इंशाल्लाह मैं अगर नया मुझे मैं अपने कोर्स की तरफ जब जाऊँगा तो थ्योरेटिकल डेवलपमेंट पे ही काम करूँगा इंशाल्लाह, ताकि मुझे अपने स्टूडेंट्स को ये बताना भी ज़रूरी है कि थ्योरी बनती कैसे है। क्योंकि हमारे मुल्क में थ्योरी पे इतना काम नहीं होता। हमारे स्टूडेंट्स थ्योरी को नहीं समझ पाते कि एक नज़रिया कैसे तश्कील दिया जाता है। ये बड़ा ज़रूरी है। जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप रिसर्चर होते हैं, तो ये आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि आप थ्योरेटिकल डेवलपमेंट को मज़ीद फ़ोकस करें, लाज़मी फ़ोकस करें, क्योंकि इसके बगैर आप एक अच्छे रिसर्चर नहीं होते। रिसर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने डिग्री ली और आपका काम खत्म हो गया। डिग्री लेने के बाद आपका काम मज़ीद बढ़ जाता है। तो इस तरह के फ्रेमवर्क्स पे काम करें, जिससे आप एक अच्छी थ्योरी डेवलप कर सकें, अपने काम को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर सकें और नए आइडियाज़ और नए एवेन्यूज़ डेवलप हो सकें। ओपन एंडेड रिसर्चेस को तरजीह दें, क्लोज़ एंडेड रिसर्चेस को बिल्कुल तरजीह ना दें। थ्योरी डेवलपमेंट जो है, इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट शामिल हैं। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ योर रिसर्च लिटरेचर इसको मैं ज़रा डिटेल में बताऊंगा इस पूरी स्लाइड को, क्योंकि ये बड़ी अहम तरीन स्लाइड है और ये मेरी पसंदीदा स्लाइड है। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ योर रिसर्च लिटरेचर। जब मैं शुरू में आपसे बात की कि क्रिटिकल रिव्यू क्यों किया जाता है, तो क्रिटिकल रिव्यू के करने का रैशनल ही थ्योरी डेवलपमेंट होती है। जितनी भी रिसर्चेस हैं, जिस फील्ड की रिसर्च आप उठा लें, अगर आपने क्रिटिकल रिव्यू नहीं किया तो आप अपने आउटकम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि क्रिटिकल रिव्यू एक थ्रेशोल्ड बना देता है, एक सैचुरेशन पॉइंट बना देता है रिसर्चर के लिए कि यहां से अब उसका काम शुरू होता है। उसकी एक हैसियत होती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा मॉन्टेसरी से लेके और मैट्रिक तक वो वही तालीम हासिल करता है जो कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। मैट्रिक में जाके समहाउ बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन के करीब आता है, तो ग्रेजुएशन में आने के बाद उसके पास ये फैसला हो जाता है करने को कि अब उसने एक्चुअल में करना क्या है। ग्रेजुएशन से पहले तक तो वो बहुत ही स्पेसिफिक उसके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो प्री इंजीनियरिंग कर ली, या प्री मेडिकल कर ली, या कॉमर्स कर लिया, या अगर 9th में मैट्रिक में है तो बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस कर लिया। बट ग्रेजुएशन में आने के बाद उसके बाद बहुत स्कोप आ जाता है। इंजीनियरिंग करनी है तो किस फील्ड में करनी है, इंजीनियरिंग की कई फील्ड है। मेडिकल करना है तो एमबीबीएस कर लेगा, लेकिन एमबीबीएस में किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ फोकस करना पड़ सकता है मुस्तकबिल में, या बिजनेस एजुकेशन की तरफ चला गया, या और किसी साइंसेस की फील्ड में चला गया, तो उसके पास मल्टीपल स्कोप्स होते हैं। तो क्रिटिकल रिव्यू का भी यही मसला होता है कि वो मल्टीपल थ्योरीज को पहले पढ़ लेता है। वो पूरी थ्योरीज पढ़ने के बाद आके वो एक ऐसे स्टेप पे खड़ा हो जाता है कि अब मुझे इस तमाम थ्योरी को पढ़ने के बाद ये चीज मैं ड्राइव कर सका, और मुझे मेरे रिव्यू के मुताबिक इन पूरी रिसर्चेज में जो 50, 25, 100, 200 पेपर मैंने पढ़े, इन सब में जो चीज नहीं नजर आई, जो गैप मुझे नजर आया, वो ये था, और यही वो चीज है जो मैं अपनी रिसर्च से मजीद आगे लेके चलूंगा। अब आते हैं आर्टिकुलेशन। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आर्टिकुलेशन से मुझे याद आया, आप लोग आपके जो चैप्टर्स होते हैं ना रिसर्च में या थीसिस में, उनका एक दूसरे से लिंक होना बड़ा जरूरी है। एक स्टोरी लाइन क्रिएट होनी चाहिए, यानी जो बात आपने टॉप पे की वो इस तरह से कंक्लूजन तक जाए कि फ्लो ना टूटे। मिसाल के तौर पर आप एक कहानी पढ़ते हैं, या आप कोई टीवी सीरियल ही देख रहे होते हैं। आप पहली एपिसोड जब देखते हैं, पहली एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक जब आप देखते चले जाते हैं, तो आपका एक माइंड क्लियर हो रहा होता है कि पहली एपिसोड में ये दिखाया था, ये
उसमें किरदार दिखाए, इन किरदारों का ये एक दूसरे से रिलेशन था, और आहिस्ता आहिस्ता उसको कंक्लूजन तक, जितनी भी एपिसोड उस ड्रामे की होती हैं, तो उस तक पहुंचने के बाद आखिर में कंक्लूजन होता है, रिजल्ट निकालते हैं, उस ड्रामे को खत्म करना पड़ता है। जिस मकसद के लिए वो ड्रामा लिखा होता है उसका एक मकसद डेवलप किया जाता है ना। इसी तरह जब आप एक कहानी पढ़ रहे होते हैं, एक अच्छा ऑथर क्या होता है कहानी का, एक अच्छा राइटर क्या होता है कि वो अपनी कहानी के हर एलिमेंट को प्रॉपरली जस्टिफाई करता है। और जब कहानी खत्म होती है तो पढ़ने वाला कहानी को जब शुरू में पढ़ होता है आखिर में जाता है तो उसको एक एक वर्ड का पता होता है, वो एक एक चीज समझ लेता है कि हाँ यार, यहाँ से मैंने शुरू किया था और ये मेरा एंड पॉइंट है। यही चीज आपकी रिसर्च में होती है। चैप्टर 1 जब आप पढ़ते हैं, बैकग्राउंड से काम शुरू करते हैं, बैकग्राउंड पे आते हैं, बैकग्राउंड के बाद उसकी जो है वो पर्सपेक्टिव्स डिफाइन कर रहे होते हैं, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं, फिर रिसर्च स्टेटमेंट पे आते हैं, फिर सिग्निफिकेंस पे आते हैं, फिर आरक्यूज, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, फिर क्रिटिकल रिव्यू, फिर ये चलता रहता है। हर चैप्टर का दूसरे चैप्टर से लिंक होना जरूरी है, और हर चैप्टर के आखिर में कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि ये लाजमी अप्लाई करें कि एक कंक्लूजन होना चाहिए आपके चैप्टर का, ताकि जब आप नया चैप्टर शुरू कर रहे हो तो वो जो कंक्लूजन है वो ब्रिज का किरदार अदा करे दोनों चैप्टर्स के दरमियान, और वही ब्रिज आपकी रिसर्च को आर्टिकुलेट करेगा। और इसी तरह लिटरेचर सर्वे जब कर रहे हो तो लिटरेचर सर्वे के बाद एक क्रिटिकल रिव्यू होता है, और क्रिटिकल रिव्यू के बाद पूरे चैप्टर का कंक्लूजन होता है कि मैंने पूरे चैप्टर में इस चीज को पढ़ के ये हासिल किया है अपने क्रिटिकल रिव्यू के जरिए, और अब मेथोडोलॉजी की तरफ जा रहा हूँ इन आउटकम्स को लेकर कि जो मैंने क्रिटिकल रिव्यू में हासिल किए। अब मैं मेथोडोलॉजी में क्या सीखूंगा वो मैं आगे मेथोडोलॉजी में बताऊंगा, या फिर मैं आगे रिजल्ट्स में उनको लेके अप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद मेरे डिस्कशन होंगे उन रिजल्ट्स के ऊपर। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच वेरिएबल, जैसे कि शुरू में मैंने लिखा था, यहाँ पे भी मैंने वाजे किया कि थ्योरी डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं ना, तो आपके पास इसका वाजे तौर पर सबूत ये है कि आपकी हर बात प्रॉपरली कोटेड हो, साइटेड हो, रेफरेंस्ड हो और डिस्कस्ड हो प्रॉपर। ये नहीं है कि एक चीज आपने अचानक से लेकर आ गए और पढ़ने वाला बोलेगा अब तक तो ये नहीं थी, कहाँ से आ गई। और आपने अक्सर ये अमूमन जब आप कभी कोई ड्रामे वगैरह भी देखते हो, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि अमूमन हमारे यहाँ जो है वो एग्जाम्पल्स जब दी जाती है ना तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि हकीकत क्या। अब ड्रामे में कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाए ना जिसको आपने पहले नहीं देखा होता, वो बीच ड्रामे के किसी 7वीं 8वीं एपिसोड में आ गया या आखिर के एपिसोड के अंदर भी नजर आ, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो और आपका वो मजा किरकिरा करते हैं यार ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ लेगा ड्रामे को। अमूमन होता है ये। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी भी चीज को अगर आप लेकर आ रहे हैं ना, किसी भी चीज को अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसके इन्वॉल्व होने का एक तो मकसद होना चाहिए, और फिर उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें। और जब आप रिसर्च लिखें तो ऐसे लिखें कि जो पढ़ने वाला है ना उसे कुछ नहीं पता और वो आपके ही बताए हुए पे समझेगा सारा काम, तो तब जाके आप एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। लिंक योर फ्रेमवर्क विद रिसर्च स्टेटमेंट, ये बात जैसे मैं पहले भी कर चुका हूँ कि फ्रेमवर्क का आपकी सिर्फ रिसर्च स्टेटमेंट ही नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से भी लिंक होना जरूरी है, और आपकी फ्रेमवर्क से आपकी रिसर्च की सिग्निफिकेंस नजर आनी चाहिए। अगर वो नजर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके काम में गैप है, कहीं किसी वेरिएबल में कोई कोहेरेंस नजर नहीं आ रही, या कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग वीक है आपके लिटरेचर के अंदर, या सॉरी आपके रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स में। तो ये बड़ी जरूरी चीज है, इसको खास तौर पर जब आप फ्रेमवर्क बनाते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट जो हैं वो इस बात की अलामत होते हैं कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो डेटा रिलेवेंट भी है, वो डेटा एक्यूरेट भी है, वो डेटा जो है आपके काम से कोहेरेंट भी है, और उस डेटा से आप अपनी रिसर्च सिग्निफिकेंस को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि जस्टिफिकेशन तो रिसर्च के अंदर आपको हर स्टेप पे देनी है, ये तो आप मान लें कि आपने हर स्टेप पे जस्टिफिकेशन देनी है कि ये काम था ये मैंने क्यों किया, ये काम था मैंने क्यों किया, फला काम मैंने क्यों नहीं किया, फला काम मैंने क्यों किया। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, लेकिन जो चीज आपके काम से रिलेवेंट है सिर्फ वही ऐड करें, अननेसेसरी चीजें ऐड ना करें। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द रोल ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ योर फ्रेमवर्क, ये बात शायद मैंने शुरू भी की और अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वेरिएबल्स का किरदार होता है, ज़ाहिर है वेरिएबल ही आपकी रिसर्च का सब कुछ है ना, वही आपकी कहानी के किरदार है, और उनका वेल डिफाइंड होना जरूरी है, उनका प्रॉपरली लिंक्ड होना जरूरी है। और वंस वो सब वेल डिफाइंड और लिंक्ड हो जाते हैं, आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाते हैं, और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो होता है वो आपकी थ्योरी डेवलपमेंट में मदद करता है। और यहाँ आके मैं अपने जो है वो वर्कशॉप का और इस सेशन का इख्तिताम करूंगा थ्योरी डेवलपमेंट पे, क्योंकि इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट मेरा कोर्स है, जो भी मेरा कोर्स होगा मैं थ्योरी से रिलेटेड करूंगा और इंशाल्लाह डिटेल डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, तो उससे मजीद हम नई रिसर्चेज नए एवेन्यूज की तरफ जा सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
और उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ मैंने इन दोनों सेशंस में आपके साथ शेयर किया अपनी रिसर्च से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह एक अच्छी रिसर्च करने में आपकी मदद करेगा। और जो बिल्कुल रिसर्च करें, जितना हो सके अपने काम को खूबसूरत बनाएं, ना सिर्फ मेरे वर्कशॉप से बल्कि मज़ीद आपके पास कोई अच्छे वर्कशॉप्स आते हैं उनको भी ज़रूर फॉलो करें। यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, अपने टीचर्स से शेयर करें। मेरी ये प्रेजेंटेशन भी मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा साइंटिफिक पाकिस्तान की टीम से कि इसको ज़रूर आप पब्लिक करें, स्टूडेंट्स को दें। जो स्टूडेंट भी आपसे अगर इस तरह की मेरी स्लाइड मांगता है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, ज़रूर पढ़ें। मुझे खुशी होगी कि ज़ाहिर है जो कुछ मैंने सीखा अपने टीचर से वो आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो ऑनगोइंग शेयरिंग है, ये सदका जारिया समझता हूँ मैं इसको, क्योंकि ज़ाहिर है ये कंटिन्यू रहती है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, कल आप अपने आगे वालों को सिखाएंगे, स्टूडेंट्स को, तो ये पार्ट प्रोसेस चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है ज़रूर करिएगा मेरे से, जो भी पूछना हो, कोई चीज़ें बताने में अगर कमी रह गई है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन आंसर में आपको बता दूंगा। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो मच।